आप सभी लोगों का वीडियो में स्वागत है। आइए आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है आणविकता, जिसे मॉलिक्यूलरिटी कहा जाता है। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको समझते हैं। तो इसको बहुत सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे लिखा है, द मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड सिमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक परिवर्तन में एक साथ टकराने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या ही क्या होती है, आणविकता होती है। ठीक है, यानी मैं लिख देता हूँ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में साथ साथ टकराने वाले न्यूनतम अभिकारी अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में साथ साथ टकराने वाले न्यूनतम अभिकारी अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। या इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में भाग ले रहे न्यूनतम अभिकारी अणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं, आणविकता। किसी अभिक्रिया में भाग ले रहे न्यूनतम अणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं, आणविकता बोलते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया है और उसमें न्यूनतम भाग ले रहे अणुओं की संख्या 1 है, तो उसकी आणविकता क्या होगी, 1 होगी। यानी आणविकता क्या है, आणविकता बराबर, इसको आप गणितीय भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, आणविकता बराबर भाग ले रहे न्यूनतम अणुओं की संख्या। यानी किसी अभिक्रिया में भाग ले रहे न्यूनतम अणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं, आणविकता बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल, आप इसको इस प्रकार से डिफाइन करिए। अब देखिए, जैसे कोई अभिक्रिया है और उस अभिक्रिया में भाग ले रहे न्यूनतम अणुओं की संख्या 1 है, तो उस अभिक्रिया को बोलेंगे दोस्तों एकाअणुक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, एकाअणुक अभिक्रिया, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अगर कोई अभिक्रिया है जिसमें आणविकता भैया कितनी है, 2। ठीक है, यानी उसमें भाग ले रहे न्यूनतम अणुओं की संख्या कितनी है, 2 है, तो उसको हम बोलेंगे द्विअणुक अभिक्रिया। द्विअणुक यानी बाईमॉलिक्यूलर या डाईमॉलिक्यूलर ऐसे बोल सकते हैं। अगर 3 है दोस्तों, तो 3 के लिए क्या बोलेंगे, त्रिअणुक अभिक्रिया। कौन सी अणुक, त्रिअणुक, ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अगर 4 है, रुकिए भाई, 4 नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकेंगे, 3 तक। क्योंकि अभी तक जितने भी अभिक्रियाएं देखी गई हैं उनमें मोस्टली, उनमें अधिकता है कौन सी, एकाअणुक अभिक्रिया और द्विअणुक अभिक्रिया हैं। बहुत कम संख्या में, जो केवल उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, 4, 6, 5 इस प्रकार से। मैं भी आपको एग्जाम्पल देता हूँ, 5-6 एग्जाम्पल हैं जो कॉमनली हैं, वो किसके, त्रिअणुक अभिक्रिया के। बाकी अभी तक ऐसी कोई अभिक्रिया देखी नहीं गई जिसकी आणविकता 3 से ज़्यादा, यानी 4 हो या 5 हो। 4 और 5, 6 इस तरह से नहीं पाई जाती। मैक्सिमम कहाँ तक जाती हैं, 3 तक जाती है। ठीक है, तो देखिए इसको आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड सिमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम नंबर 1 पर ले लेते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है, एकाअणुक अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल H2O2 gives H2O plus half O2, right? In this reaction
इस अभिक्रिया में आप देखिए भाग ले रहे न्यूनतम अणुओं की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ पर ये 1 छिपा हुआ, 1 अणु इसमें भाग रहे, यानी कम से कम इसमें भाग ले रहे अणुओं की संख्या 1 है, इसलिए इसकी आणविकता क्या हो जाएगी भैया, 1 हो जाएगी, इसकी आणविकता 1 हो जाएगी। ठीक है। हालांकि आप केवल समीकरण को देख करके सोचें कि हम बता देंगे कि आणविकता कितनी है, तो ये संभव नहीं होता। यह चीज निकल के आता है मैकेनिज्म से, क्रियाविधि से। किससे निकल के आता है? जी हाँ, क्रियाविधि से पता लगता है कि कौन सा रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर है, कौन सा डाईमॉलिक्यूलर है, कौन सा ट्राईमॉलिक्यूलर है। एक्चुअली जो डिफिनीशन अभी हमने लिखा था, जो डिफिनीशन आपको दिखाया था, उसमें एक साथ एक समय पर टकराने वाले अणुओं की संख्या की बात की गई है। जैसे मान लीजिए रिएक्शन हो रहा है, ये कोई जार है, इसमें रिएक्शन हो रहा है, तो एक साथ टकराने वाले अणुओं की संख्या, सिमल्टेनियसली कोलाइड होने वाले मिनिमम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को देखा जाता है। और ये चीज पता कहाँ से लगता है? क्रियाविधि से। आइए जैसे और एग्जांपल हम लेते हैं, एक ये जैसे अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2, इसका जब अपघटन होता है तो बनता है भैया N2 और जल 2H2O। ये रिएक्शन भी क्या है? एग्जाम्पल है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का। ठीक है। और जैसे हम रिएक्शन लेना चाहें तो N2O5 ले सकते हैं। N2O5 का जब अपघटन होता है भाई, तो ये बन जाता है N2O और जो ऑक्सीजन है वो निकल जाएगी, राइट। तो इस प्रकार से मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए, किसके? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के। चलिए आइए लगे हाथ हम लोग देख लेते हैं डाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस के एग्जाम्पल। ठीक है, डाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ओके, डाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस में देखिए, जैसे हमने चीनी लिया C12H22O11। ठीक है। अब इसको हमने जल में डाला H2O इन एसिडिक मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो ये क्या होता है? C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है और फ्रक्टोज बनाता है। ठीक है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज बनाता है। अब यहां पर देखिए, ये डाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जांपल है, यानी यहां पर दोस्तों, यहाँ पर चीनी का एक अणु और कम से कम एक अणु जल का होना चाहिए, तब ये रिएक्शन आगे बढ़ पाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कितनी है? 2 है। इसी प्रकार जैसे ये ले लिया CH3COO3, इसका क्या नाम है? मेथिल एसीटेट। ये मेथिल हो गया और ये एसीटेट आयन। मेथिल एसीटेट का जब हम जल अपघटन कराएंगे ये, तो ये क्या होगा भाई? ये बनेगा CH3COOH एसिटिक एसिड और बन जाएगा CH3OH, राइट। देखिए ये रिएक्शंस भी क्या है भैया? किसका एग्जांपल? डाईमॉलिक्यूलर का। इसमें भी कम से कम एक अणु मेथिल एसीटेट और एक अणु किसका? जल का होना चाहिए। समझ में आ रही बात? जैसे मैं और एग्जांपल ले लूं, जैसे हमने ले लिया H2+ क्या? I2। अब ये रिएक्शन हो रहा है, बन रहा 2HI, है ना। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? डाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बहुत सारे एग्जाम्पल डाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कम से कम भाग ले रहे न्यूनतम अणुओं की संख्या क्या होगी भैया? 2 होगी। यहाँ पर अब हम ट्राईमॉलिक्यूलर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होता है? ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो ट्राईमॉलिक्यूलर में एक साथ टकराने वाले अणुओं की संख्या, यानी एक समय पर कितने अभिकारी अणु टकरा रहे हैं और रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनकी संख्या क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, राइट। तो 3 होगी कैसे? किन रिएक्शंस में? तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं। नंबर 1 जैसे मैंने ले लिया किसका भाई? SO2 का ऑक्सीडेशन। तो 2 अणु यानी SO2 का ऑक्सीडेशन, यानी 2 अणु सल्फर डाइऑक्साइड और एक अणु क्या ले लिया? ऑक्सीजन। तो क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा 2SO3, राइट। इसी प्रकार जैसे हमने NO2 लिया और इसका ऑक्सीडेशन कराएं, क्या बने? 2NO2। थोड़ा देखिएगा यहाँ पर,
यहाँ पर 2 अणु SO2 का होना चाहिए कम से कम और 1 अणु O2 का। जब ये तीनों टकराएंगे और टकरा करके क्या बनाएंगे, तभी बना पाएंगे SO3 बना पाएंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, आगे देखिए तीसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल जैसे कि हम ले लेते कन्नी-जारो रिएक्शन। क्या? कैनी-जारो रिएक्शन HCOO, राइट, 2 अणु HCOO और NaOH के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं जब, तो होता क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड का एक अणु ऑक्सीकृत हो जाता है और दूसरा अणु इसका अपचयित हो जाता है, यानी फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा CH3OH और HCOONA। ये ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ये कैनी-जारो रिएक्शन में कम से कम कितने अणु होना चाहिए फॉर्मेल्डिहाइड, 2 अणु, और एक अणु क्या होना चाहिए, NaOH। ये जब रिएक्शन करते हैं तो इस रिएक्शन की जो मॉलिक्युलरिटी है भाई वो क्या होगी, 3, यानी ट्राई मॉलिक्यूलर का एग्जाम्पल होगा। इसी प्रकार जैसे हम एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया ले लें, FeCl3 का रिएक्शन कराएं SnCl2 से, राइट। अब 2 अणु इसके लेने होंगे तो ये क्या बनेगा, FeCl2 और बन जाएगा SnCl4। ठीक है, इसमें भी देखिए 2 अणु FeCl3 और एक अणु क्या, SnCl2। इस प्रकार से साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या है, डाई मॉलिक्यूलर क्या है और यूनिमॉलिक्यूलर क्या है। चलिए, तो अगर मॉलिक्युलरिटी क्लियर हो गई है तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और ये कहिए कि इस पूरे केमिकल काइनेटिक्स में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक, बहुत समझने वाला एक बिंदु है जिसको बोलेंगे हम OOR, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसे हम कहेंगे अभिक्रिया की कोटि। चलिए इसको पढ़ते हैं, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, ठीक है, और कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो आप लोग अपने ध्यान को एकाग्र करिए और चीज़ों को समझिए, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर ध्यान से आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से ये टॉपिक आपका अभी का भी क्लियर हो जाएगा। देखिए अभिक्रिया की कोटि को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन, सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स प्रेजेंट इन द रेट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड OOR। यानी किसी दर समीकरण में, अभिक्रिया के कहा दर समीकरण में, अभिक्रिया के दर समीकरण में अभिकारक पदों के सांद्रता के घातों के योग को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी दर समीकरण, यहाँ पर सपोज मान लेते हैं किसी अभिक्रिया के लिए जो दर समीकरण है वो है R प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ A पावर A एंड एक्टिव मास ऑफ B पावर B है, राइट। तो भैया जो OOR होती है वो क्या होती है, अभिकारक के सांद्रता पदों के घातों के, अभिकारक ये हैं, तो अभिकारक ये हैं और ये हैं, इनके सांद्रता पदों के घातों के योग को यानी A प्लस B को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। समझ में आ रहा है। यानी किसी अभिक्रिया के दर समीकरण में अभिकारक के सांद्रता पदों के घातों के योग को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँ, यहीं पर एक सवाल लिखना चाहूँ कि A प्लस B मेक प्रोडक्ट, ये अब ये अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया का जो दर समीकरण है वो है R प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ A पावर 1/2 इंटू एक्टिव मास ऑफ B पावर 3/2, ये है। अब बताइए इसकी कोटि क्या है।
जी हाँ, इसकी कोटि निकालने के लिए आप यहाँ पर देखिए ये चीज, और अभी मैंने बताया भी सम ऑफ द पावर्स, यानी इन घातों को क्या करें, हम जोड़ दें, इन घातों को जोड़ दें जो कहां पर लगी हैं, जो लगी हैं अभिकारक के सांद्रता पदों के ऊपर। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा हाफ प्लस 3/2, तो आगे क्या निकल के आएगा 4/2 इज इक्वल टू 2। तो इस अभिक्रिया की जो कोटि है OOR वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है ना। अभिक्रिया की कोटि अगर 1 है दोस्तों, अभिक्रिया की कोटि क्या है 1, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, जी हाँ, उसे कहेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगर 2 है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। 3 है तो क्या बोलेंगे, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। 4 है तो क्या बोलेंगे, चतुर्थ कोटि की अभिक्रिया। यहां ध्यान रहे आपको, यहां पर ये आप मेंशन रखिएगा कि आणविकता, जो आणविकता होती है, जिसको अभी आपने पढ़ा, आणविकता भैया कभी भी भिन्न में नहीं होती, और न तो 3 से अधिक होती है, 3 से अधिक भी नहीं होती, 3 से अधिक भी नहीं होती, और भिन्न में भी नहीं होती, और शून्य भी नहीं होती। लेकिन यहाँ OOR भैया शून्य भी हो सकता है, ये भिन्न में भी हो सकता है। देख लीजिए यहाँ पर घातें कितनी लगी हुई हैं, ये भिन्न में भी हो सकता है और 3 से अधिक भी हो सकता है। अच्छा, चलिए हम इसमें और आगे बढ़ें। इसके पहले थोड़ा सा इसको और किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर तो हमने ये कहा कि दर समीकरण में अभिकारक के सांद्रता पदों के घातों के योग को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग ले रहे वे अभिकारक जिनके सांद्रण परिवर्तन से अभिक्रिया की दर निर्धारित होती है। ठीक है, जिनके सांद्रण परिवर्तन से अभिक्रिया की दर निर्धारित होती है। किसी अभिक्रिया में भाग ले रहे वे अभिकारक अणु जिनके सांद्रण परिवर्तन से अभिक्रिया की दर निर्धारित होती है, उसे ही क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि। यानी हो सकता है कि आणविकता ज्यादा हो लेकिन कोटि उतना ना हो। ठीक है, तो इसको हम अभी आगे और देखते हैं। तो एक ये दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि अगर किसी अभिक्रिया में भाग ले रहे उन अभिकारी अणुओं को लेते हैं जिनके सांद्रण परिवर्तन से अभिक्रिया की दर निर्धारित होती है, तो उसे भी क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि। दोस्तों ये थोड़ा सा डीजे है, आ गया है, यहाँ पर शोर हो रहा है, लेकिन आप कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसको किस प्रकार से और डिफाइन किया जा सकता है, यह भी कहा जा सकता है कि अगर अभिक्रिया के स्लोवेस्ट स्टेप में जब आप मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो 2 स्टेप होते हैं, एक तो स्लो स्टेप और एक क्या होता है, फास्ट स्टेप। तो स्लोवेस्ट स्टेप में भाग ले रहे अभिकारी अणुओं की संख्या, ठीक है, किसी अभिक्रिया के मंदतम पद में भाग ले रहे अणुओं की संख्या को भी क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो इस प्रकार कई तरीके हैं जिनके माध्यम से हम अभिक्रिया की कोटि को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।